Hello students, myself Dr. Dilip Pipada, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम पूरी तरह से व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है और उसके विभिन्न पहलू क्या है इसके बारे में लगातार हम अध्ययन करेंगे। वीडियो दर वीडियो हम इस बारे में बात करेंगे। तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र की क्या स्थिति है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। सबसे पहले मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पेशली सीए फाउंडेशन का जो कोर्स कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण परिवेश में जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो किसी कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, जिनके पास और कोई माध्यम नहीं है पढ़ने का, उनको हेल्प करने की दृष्टि से ही इन वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंदर हमको उनकी प्रकृति और क्षेत्र में हमको क्या क्या देखना है। सामान्य रूप से जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, इसकी प्रकृति, व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या विज्ञान है, क्या व्यावसायिक अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान व कला दोनों ही है, ये किस प्रकार का विज्ञान है, अगर विज्ञान है तो व्यवहार मूलक विज्ञान है या आदर्श मूलक विज्ञान है, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, आदि अनेक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। परंतु आज के इस वीडियो में हम केवल चर्चा अपनी केवल इसमें सीमित रखेंगे कि जैसा कि अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। सामान्य रूप से अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र शब्द जो निकला है वो एक ग्रीक वर्ड है। वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। इस वर्ड जिसका अर्थ होता है हाउस होल्ड या घर चलाने से संबंधित है, उससे हमारा ये अर्थशास्त्र निकाला है। अगर हम प्रारंभिक बात करें तो अर्थशास्त्र कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं था, ये एक राजनीतिक शास्त्र का ही एक पार्ट था और इस अर्थशास्त्र को राजाओं के विज्ञान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि सामान्य रूप से जो अर्थशास्त्र था वो एक राजनीतिक शास्त्र का ही एक पार्ट था। राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए किस प्रकार से करारोपण किया जाना है, किस प्रकार से जन कल्याण के कार्य किए जाने हैं, ये सारी चीज़ें एक राजनीतिक रूप में होती थी और उसी को ही वही चीज़ अर्थशास्त्र के रूप में थी। परंतु हमारे यहाँ 1776 में एडम स्मिथ नाम के जो अर्थशास्त्री हुए उन्होंने एक किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम सामान्य रूप से वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। उस किताब के प्रकाशन के बाद अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र रूप में अलग आया और पहले जो ये राजनीतिक शास्त्र के एक पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता था, 1776 में जब ये किताब लिखी गई एडम स्मिथ के द्वारा, इसी कारण से उन्हें अर्थशास्त्र का जनक के नाम से जाना जाता है। इस किताब के प्रकाशन के बाद अर्थशास्त्र का एक स्वतंत्र अस्तित्व सामने आया और अर्थशास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में माना जाने लगा। अब अर्थशास्त्र है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका जन्मदिन है और घर वालों ने आपको 1000 रुपये दिए हैं जन्मदिन मनाने के लिए। अब इस 1000 रुपये से आप अपने लिए एक नया ड्रेस खरीद सकते हैं, अपने दोस्तों को एक पार्टी दे सकते हैं। इस 1000 रुपये से आप अर्थशास्त्र की कुछ अच्छी पुस्तकें खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एक मूवी देखने जा सकते हैं, कुछ पैसे की बचत भी कर सकते हैं। इस 1000 रुपये से आप किसी चैरिटेबल संस्था में दान कर सकते हैं। अर्थात उस 1000 रुपये से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। आप मूवी देख सकते हैं, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, कुछ पैसा बचा सकते हैं, अर्थशास्त्र की कोई किताब आप खरीद सकते हैं, आप अपने दोस्तों को एक पार्टी दे सकते हैं,
आप चैरिटेबल का काम है, गरीबों को उस पैसों से आप भोजन करा सकते हैं, अपने लिए एक नए कपड़े खरीद सकते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं जिनमें उस 1,000 रुपये को हम खर्च कर सकते हैं। अब समस्या ये होती है कि आप अगर 1,000 रुपये की ड्रेस खरीद लेते हैं तो फिर आप मूवी में नहीं जा सकते, आप दोस्तों को पार्टी नहीं दे सकते, आप कोई चैरिटी का कार्य नहीं कर सकते, आप अर्थशास्त्र की कोई किताब नहीं कर सकते। अगर आपने उस पैसे का प्रयोग अपने दोस्तों को पार्टी देने में कर लिया तो बाकी विकल्प का आप चयन नहीं कर सकते। अर्थात आपके पास जो 1,000 रुपये हैं उनसे आप इनमें से कोई एक काम कर सकते हैं। संभवतः अगर घर वाले ने आपको 2,000 रुपये दिए होते तो हो सकता है आप अपने दोस्तों को पार्टी भी दे सकते थे और साथ में मूवी में जाकर साथ में आप अर्थशास्त्र की कोई पुस्तक भी खरीद सकते थे। अगर आपने घर वालों ने आपको 3,000 रुपये दिए होते तो आप अपने दोस्तों को पार्टी भी दे सकते थे, एक अच्छी मूवी में भी जा सकते थे, अपने लिए एक नई ड्रेस भी खरीद सकते थे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास पैसा सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है। आपके पास रुपया तो 1,000 ही है पर अनेक आवश्यकताएं हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पास जो है वो समस्या ये होती है कि व्यक्ति के पास साधन सीमित होते हैं परंतु आवश्यकताएं अनंत होती है। सिमिलरली एक अर्थव्यवस्था के साथ भी यही समस्या होती है कि हमारे पास साधन सीमित होते हैं परंतु आवश्यकताएं अनंत होती है। उसकी चर्चा हम आगे बात करेंगे। तो आप यहाँ आपको जो कंसंट्रेट करना है वो ये देखना है कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों में आप 1,000 रुपये को खर्च कर सकते हैं परंतु आप 1,000 रुपया इतनी लंबी 1,000 रुपया आपके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप सारी की सारी आवश्यकताओं को उससे संतुष्ट कर पाएँ। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। जब भी कोई आवश्यकता की हम पूर्ति करते हैं दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाती है। यानी हमारी आवश्यकताएं अनंत है, आवश्यकताएं कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। परंतु इन आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए जो साधन हमारे पास है वो सीमित मात्रा में ही है। अर्थात जो उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो पैसा है हमारे पास वो पैसा सीमित मात्रा में ही है। और दूसरी चीज इस पैसे के वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब आपके पास जब 1,000 रुपये का नोट था तो उसके कई प्रयोग थे। 1,000 रुपये से आप अपने दोस्तों को पार्टी दे सकते थे, 1,000 रुपये से आप अपने लिए एक नया ड्रेस खरीद सकते थे, एक अच्छे 1,000 रुपये से आप पिक्चर जा सकते थे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते थे, अर्थशास्त्र की कोई किताब खरीद सकते थे, या 1,000 रुपये से आप गरीबों को भोजन करा सकते थे। यानी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। यानी तो हमको यहाँ 3 चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है। जब भी कोई आवश्यकता हम पूरी करते हैं दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाती है। सपोज कीजिए आपका मन हो रहा था कि एक बुलेट मोटरसाइकिल खरीदनी है, आपने घर वालों से कहकर बुलेट मोटरसाइकिल खरीद ली, आपकी वो आवश्यकता पूर्ति हो गई। थोड़े दिन में आपको हो जाएगा कि मुझे तो एक कार खरीदनी है। इसी प्रकार से अगर आपके मन में आवश्यकता थी कि मुझे एक नया ड्रेस लेना है, आप घर वालों से पैसा लेकर एक नया ड्रेस ले जाते हैं तो अगले दिन नई आवश्यकता हो जाती है, मुझे कुछ नई किताबें खरीदनी है। घर वाले फिर उसके लिए पैसा दे देते हैं, आप किताब खरीद लेते हैं, अगले दिन आपकी नई आवश्यकता हो जाती है, मेरा एक दोस्त है उसका बर्थडे है तो मुझे गिफ्ट लेके जाना है, फिर मुझे पैसा चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकताएं अनंत है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित मात्रा में है। यानी हमारे पास हर आदमी के पास पैसा एक सीमित मात्रा में है। तीसरी चीज, इस पैसे के वैकल्पिक प्रयोग है। 1,000 रुपये के नोट पर यह नहीं लिखा होता है कि ये नोट जो है कपड़ा खरीदने के लिए बना है या ये नोट है वो दोस्तों को पार्टी देने के लिए बना है। 1,000 रुपये के जो आपके 500 के जो 2 नोट है उन पर कुछ भी नहीं लिखा है। आप चाहें तो उससे दोस्तों को पार्टी दें, आप चाहें तो उससे कपड़े खरीदें, आप चाहें तो उससे पिक्चर देखें, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएं, आप चाहें तो अर्थशास्त्र की किताबें खरीदें, आप चाहें तो उससे चैरिटी करें, किसी गरीबों को भोजन कराएं, या उन 1,000 रुपये को आप अपने गुल्लक में भी डाल सकते हैं। बहुत सारे विकल्प आपके पास है। तो आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है और इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। इस कारण से हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम क्या करें, किस प्रकार से हम अपने पैसे को खर्च करें कि हमको अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो। इस सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास जो है उसका अध्ययन ही हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं।
अब यह बात ये आती है कि हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित मात्रा में है, और इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं। परंतु अगर आप देखें तो साधन भी कई वैकल्पिक प्रयोग हैं, कई नए साधन भी हम खोज लेते हैं। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पवन ऊर्जा के रूप में बिजली का निर्माण नहीं होता था, सौर ऊर्जा के रूप में बिजली का निर्माण नहीं होता था, शैल ऊर्जा के रूप में बिजली का निर्माण नहीं होता था। ये नए वैकल्पिक साधन हमने ढूंढे। इसके अलावा आप देखिए, जैसे जैसे हमारी यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी श्रम शक्ति भी बढ़ती चली जा रही है, और जब श्रम शक्ति बढ़ती चली जा रही है तो उस श्रम शक्ति से हम ज़्यादा उत्पादन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पुराना अर्थशास्त्र है वो ये कहता था कि आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। पर हम ये देखें तो अगर मॉडर्न अर्थशास्त्र की बात करें तो हम साधन सीमित की बात नहीं कर सकते हैं। पुराने समय में हम कहते थे कि श्रम की मात्रा सीमित है, पर अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो श्रम की नए श्रम हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है। दूसरा, हम जो अन्य संसाधन हैं उन संसाधनों के भी वैकल्पिक विकल्प हम तलाश रहे हैं। पुराने संसाधन जो पहले हमें नहीं पता थे वो भी संसाधन हमारे पास हमको मिल रहे हैं। तो हम पुराने संसाधनों को कितना ज़्यादा ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम नए संसाधन खोज सकते हैं, इन चीज़ों को भी धीरे धीरे हमको इकोनॉमिक्स में शामिल करना होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो इकोनॉमिक्स है उनमें प्रतिस्पर्धी यानी जो साधन है उसको दुर्लभ संसाधन कहने के बजाय हम उन संसाधनों के ऑप्टिमम यूज की हम बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहले अगर आपके पास कोई कार थी और वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं थी तो हम 1 लीटर जो डीजल था उससे कार को, एम्बेसडर कार हमारे यहाँ रहती थी तो 10 से 12 किलोमीटर ही चलाते थे। आज उसी 1 लीटर डीजल से हमने ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है कि उस कार को हम 25 किलोमीटर रन कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं कि उस 1 लीटर डीजल से हम 100 किलोमीटर तक कार चला लें। तो कहने का तात्पर्य जो संसाधन है उन संसाधनों के भी बेहतर हम प्रयोग की बात इकोनॉमिक्स में हम ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वो हम अपेक्षाकृत सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति से कुछ थोड़ा सा ध्यान निकालकर हम अगर हम वो पुरानी परिभाषा है तो एक तरह से सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर ही आधारित है, या संकीर्ण या अधूरी हम कह सकते हैं। क्योंकि ऐसी परिभाषा हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि उत्पन्न कर देती है कि हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास कौशल कम है, हमारे पास उत्पादन क्षमता कम है। परंतु नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उनसे हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारा कौशल बढ़ रहा है, हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है और हम नए नए संसाधन भी खोज रहे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र हमको ये बताता है कि हमारे पास जो जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रयोग करके हम किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से उन्नत कर सकते हैं, अपने देश को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं। वर्तमान में इन चीज़ों में काफ़ी सुधार भी हुआ है। फिर भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ आप देखें कि फिर भी 2007 की हम बात करें तो हमने बहुत उत्पादन क्षमता विकसित की, पर हमको 2007 में महान मंदी का सामना करना पड़ा। 1936 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई, उसके बाद 2007 में आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी होती है, और कीमतों में कमी होने से लोगों का रोजगार छिन जाता है, लोगों की लोगों की आय खत्म हो जाती है, लोगों की मांग खत्म हो जाती है। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। अभी हमारे कोरोना के काल में 2019 में भी एक बार वैश्विक महामंदी का दौर आया था। तो हम यहाँ देखेंगे कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों और उनके वैकल्पिक प्रयोग तक ही अर्थशास्त्र सीमित नहीं है, वरन अर्थशास्त्र उन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है जिनसे इन संसाधनों का बेहतर प्रयोग हम कर सकते हैं। इन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग करके हम मानव जीवन को और उन्नत बना सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अंदर हम
मनुष्य के जीवन स्तर को किस प्रकार से अच्छा बनाएं, किस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करें, उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। तो इस व्यावसायिक अर्थशास्त्र के जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हमने यूँ देखा कि अर्थशास्त्र कहते किसको हैं। नॉर्मली अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जो मनुष्य धन प्राप्ति के लिए जो भी कार्य करता है उन क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। चूँकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, उसके पास साधन सीमित है और उन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, इस कारण से मनुष्य के सामने कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इसका भी अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। कम व्यक्ति अपने पास जो संसाधन है उससे किस प्रकार उन संसाधनों को खर्च करे कि उससे ज़्यादा उसको संतुष्टि प्राप्त हो, इसका अध्ययन भी अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। तो हमने इस टॉपिक में अपने आप को केवल इतना ही सीमित रखा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। थैंक यू।